अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कलमकार स्टूडियो में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, कृष्ण चंद्र उर्दू अदब में अफसाना निगारी का एक मोतबर हवाला है। उनका एक अफसाना जामन का पेड़ उर्दू अदब में क्लासिक का दर्जा रखता है, जिसमें उन्होंने मुल्क के हालात को बड़े अच्छे पैराए में बयान किया है। कमोबेश तमाम हालात आज भी जूं के तू हैं। तो आइए पढ़ते हैं कृष्ण चंद्र का अफसाना जामन का पेड़। रात को बड़े जोर का जक्खड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लान में जामन का एक दरख्त गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम पड़ा कि दरख्त के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपड़ासी के पास गया। चपड़ासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आया। मिनटों में गिरे हुए दरख्त के नीचे दबे हुए आदमी के गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामन का दरख्त कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, इसकी जामन कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लर्क ने तकरीबन आबदीदा होकर कहा, मगर ये आदमी। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तना जिनकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बामुश्किल कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने हैरत से कहा। दरख्त को हटाकर इसको निकाल लेना चाहिए। माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है। एक और काहिल और मोटा चपरासी बोला, दरख्त का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगाकर दरख्त के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग दरख्त को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। एक फाइल बन गई। फाइल चलने लगी। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी की गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वो हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर दरख्त को खुद से हटाने का तहिया कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद से इस दरख्त को यहाँ से हटा नहीं सकते। हम लोग महकमा तिजारत से मुतालिक हैं और ये दरख्त का मामला है जो महकमा ज़राअत की तहवील में है। इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके महकमा ज़राअत में भिजवा रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन महकमा ज़राअत से जवाब आया कि दरख्त हटवाने की जिम्मेदारी महकमा तिजारत पर ऐद होती है। ये जवाब पढ़कर महकमा तिजारत को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि दरख्तों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी महकमा ज़राअत पर ऐद होती है। महकमा तिजारत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब भी आ गया। हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फलदार दरख्त का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलात में फैसला करने का मजाज है। जामन का दरख्त एक फलदार दरख्त है, इसलिए दरख्त हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के दायरा इख्तियार में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लान के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर दरख्त को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा।
दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला। माली ने दरख्त के तने को गौर से देखकर कहा, हैरत गुजरी कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ ना बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसको खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और तंज अमेज। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अदबी मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने लिखा था, हैरत है, इस वक्त जब दरख्त उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो दरख्त काटने का मशवरा देते हैं, वो भी एक फलदार दरख्त को, और फिर जामन के दरख्त को जिसका फल अवाम बड़ी रगबत से खाते हैं। हमारा महकमा किसी हालत में इस फलदार दरख्त को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मंचले ने कहा, अगर दरख्त काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उसी आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ के मकाम से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और दरख्त वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने एहतजाज किया। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली तजवीज पेश करने वाले ने पुरजोर एहतजाज किया कि आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ के मकाम पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन उस महकमे का सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन तहकीकात के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की आमदोरफ्त, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा ये तजवीज भी रद्द कर दी गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी के लुकमे डालते हुए उसको बताया, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर ऐसा से बोला, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अजनबी से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ता सर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़े ही अरसे में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग जोक दर्द जोक शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट की लान भांत भांत के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिनको अदब और शायरी से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें और नज़में सुनाने लग गए। कई क्लर्क उससे अपनी गजलों पर इस्लाह लेने के लिए मुसर होने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। पहले कल्चरल डिपार्टमेंट से इस्तदा की गई कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करके बदनसीब शायर को इस शजरे सायादार से रिहाई दिलवाई जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों से गुजरती हुई अदबी अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तखल्लुस करते हो? अब्स अब्स, सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ कलाम अब्स के फूल हाल ही में शाया हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। हैरत है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर, अब्स के फूल का मुसन्निफ
اور ہماری اکادمی کا ممبر نہیں ہے؟ اف اف، کیسی غلطی ہو گئی ہم سے، کتنا بڑا شاعر اور کیسے گوشہ گمنامی میں دبا ہوا پڑا ہے۔ گوشہ گمنامی میں نہیں بلکہ ایک درخت کے نیچے دبا ہوا۔ براہ کرم مجھے اس درخت کے نیچے سے نکالیے، ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ سیکرٹری فوراً بولا اور فوراً جا کر اس نے اپنے محکمہ میں رپورٹ پیش کر دی۔ دوسرے دن سیکرٹری بھاگا بھاگا شاعر کے پاس آیا اور بولا، مبارک ہو، مٹھائی کھلاؤ، ہماری سرکاری اکادمی نے تم کو اپنی مرکزی کمیٹی کا ممبر چن لیا ہے، یہ لو پروانہ انتخاب، مگر مجھے اس درخت سے نیچے سے تو نکالو۔ دبے ہوئے آدمی نے کرہ کر کہا۔ اس کی سانس بڑی مشکل سے چل رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شدید تشنج اور کرب میں مبتلا ہے۔ یہ ہم نہیں کر سکتے، سیکرٹری نے کہا، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری بیوی کو وظیفہ دلا سکتے ہیں، اگر تم درخواست دو تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ابھی زندہ ہوں، شاعر رک رک کر بولا، مجھے زندہ رکھو۔ مصیبت یہ ہے، سرکاری اکادمی کا سیکرٹری ہاتھ ملتے ہوئے بولا، ہمارا محکمہ صرف کلچر سے متعلق ہے، اس کے لیے ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا ہے، ارجنٹ لکھا ہے۔ شام کو مالی نے آ کر دبے ہوئے آدمی کو بتایا کہ کل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آ کر اس درخت کو کاٹ دیں گے اور تمہاری جان بچ جائے گی۔ مالی بہت خوش تھا کہ گو دبے ہوئے آدمی کی صحت جواب دے رہی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کے لیے لڑے جا رہا تھا۔ کل تک صبح تک کسی نہ کسی طرح اس کو زندہ رہنا ہے۔ دوسرے دن جب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آری کلہاڑی لے کر پہنچے تو ان کو درخت کاٹنے سے روک دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ محکمہ خارجہ سے حکم آیا ہے کہ اس درخت کو نہ کاٹا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ اس درخت کو 10 سال پہلے حکومت پیٹونیا کے وزیر اعظم نے سیکریٹریٹ کے لان میں لگایا تھا۔ اب یہ درخت اگر کاٹا گیا تو اس امر کا شدید اندیشہ تھا کہ حکومت پیٹونیا سے ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے بگڑ جائیں۔ مگر ایک آدمی کی جان کا سوال ہے، ایک کلرک غصے سے چلایا۔ دوسری طرف دو حکومتوں کے تعلقات کا سوال ہے۔ دوسرے کلرک نے پہلے کلرک کو سمجھایا، اور یہ بھی تو سمجھو کہ حکومت پیٹونیا ہماری حکومت کو کتنی امداد دیتی ہے، کیا ہم ان کی دوستی کی خاطر ایک آدمی کی زندگی کو بھی قربان نہیں کر سکتے؟ شاعر کو مر جانا چاہیے بلا شبہ۔ انڈر سیکرٹری نے سپرنٹینڈنٹ کو بتایا، آج صبح وزیر اعظم باہر ملکوں کے دورے سے واپس آ گئے ہیں، آج 4 بجے محکمہ خارجہ اس درخت کی فائل ان کے سامنے پیش کرے گا، جو وہ فیصلہ دیں گے وہی سب کو منظور ہوگا۔ شام 5 بجے خود سپرنٹینڈنٹ شاعر کی فائل لے کر اس کے پاس آیا۔ سنتے ہو؟ آتے ہی خوشی سے فائل ہلاتے ہوئے چلایا، وزیر اعظم نے درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا ہے اور اس واقعے کی ساری بین الاقوامی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی ہے۔ کل وہ درخت کاٹ دیا جائے گا اور تم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ سنتے ہو؟ آج تمہاری فائل مکمل ہو گئی۔ سپرنٹینڈنٹ نے شاعر کے بازو کو ہلا کر کہا، مگر شاعر کا ہاتھ سرد تھا، آنکھوں کی پتلیاں بے جان تھیں اور چونٹیوں کی ایک لمبی قطار اس کے منہ میں جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی فائل بھی مکمل ہو چکی تھی۔ بہت شکریہ۔